फिर एविडेंस कराने के हवाले से पहला मरला जो आपको आता है, जो आपकी अपनी पार्टी है, आपका क्लाइंट है, उसकी स्पेशल तैयारी है, आप उसमें टाइम देते हैं, उसमें आपने अपनी प्लीडिंग्स को मद्देनजर रखना है, क्योंकि उसकी आपने तायदी शहादत करानी होती है अदालत में। जितने भी गवाह कराते हैं उनको एक साथ बिठाएं, अलग-अलग कराने की जरूरत नहीं होती, एक साथ बिठा कर उनको पहले अपना बयान पढ़ाएं, जो कि हम अदालत में कराते हैं, एग्जामिनेशन एंड चीफ कराता है। आर्टिकल 132 कानून शहादत है। चीफ पहले तैयार करा लें आप उनको, चीफ तैयार कराने के बाद आप उनसे एक दो बार पूछ लें, क्रॉस क्वेश्चन निकाल लें। जिस वक्त उनको पूरा चीफ तैयार हो जाए आपके मुताबिक, फिर आप उनकी तैयारी क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से कराएं। ख़ास तौर पर जो आपके खिलाफ प्लीडिंग्स आई हैं उसको मद्देनज़र रखकर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अपने काउंसिल ने आपकी पार्टी से किन पॉइंट्स पर ज़्यादा जोर देना है। जो चीज़ें कंट्रोवर्शियल हों, जिससे वो उज़रात इब्तदाई में आपके खिलाफ उज़रात ले रहे हैं, उसकी रोशनी में आपने उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन अपनी पार्टी को बतानी है, तैयार करानी है। ये अहम पॉइंट होता है क्योंकि हम एक अंदाजे के साथ अपनी पार्टी को तैयार करते हैं। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि भाई ने क्या पूछना है, दूसरे काउंसिल ने क्या करना है, तैयारी क्या है, लेकिन एक हद तक एक्सपीरियंस की बुनियाद पर या जिस वक्त आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आपको पता चल जाता है कि मेरी प्रीडियंस क्या थी, मेरी अपोनेंट काउंसिल ने जो इसमें प्रीडियंस दी हैं वो क्या हैं, और जो इशूज़ फ्रेम हुए थे ऑर्डर 14 के था वो चीज़ें क्या हैं। तीन चीज़ को जैसे नज़र रखेंगे आपको एक रास्ता मिल जाएगा, तो उस रास्ते की बुनियाद पर आप क्रॉस एग्जामिनेशन उनको समझा सकते हैं। प्लीडियंस यहाँ तक ये है कि ये नहायत आसान इशू है। आप किसी दोस्त के साथ, आप किसी सीनियर के पास जाकर उनको मसला बताकर प्लीडियंस करा लेते हैं, अपने चैम्बर में कर लेते हैं, ऑफिस में कर लेते हैं, घर पे कर लेते हैं। इसी तरह एग्जामिनेशन के हवाले से अपनी पार्टी की जो तैयारी है वो भी आसान है इस हद तक कि आप अपने चैम्बर में, ऑफिस में जो कंफर्ट जोन है हम लोगों का, वहाँ पे करा लेते हैं। जिस वक्त हमारे एग्जामिनेशन करा लेते हैं हम अपने इसमें, एविडेंस के हवाले से भी दो चीज़ें हमारे, एक होती है वर्बल एविडेंस, ओरल एविडेंस भी कहते हैं पार्टी को, जिसमें हम अपनी पार्टी और उसके गवाहान तायदी जो भी हैं उनको हम पेश करते हैं अदालत में, वो ओरल एविडेंस कहलाती है, वर्बल एविडेंस कहलाती है। दूसरी एविडेंस में हम अपने मौक़िफ़ की तायद में डॉक्यूमेंट्स को पेश करते हैं, उस एविडेंस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने मिला के ही चलना होता है। अगर ये दोनों चीज़ों में कोई तज़ाद हो या एक चीज़ आगे जा रही हो दूसरी पीछे जा रही हो, फिर भी हमारा केस वीक हो जाता है। इस स्टेप को करने के बाद अपोनेंट पार्टी जो है वो अपनी एविडेंस कराती है। एग्जामिनेशन एंड चीफ कराने के बाद आपका मसला इसमें दूसरी तरफ से जिस एविडेंस होती है वो है क्रॉस एग्जामिनेशन, जो हमारा अहम इम्तिहान होता है, क्योंकि हमने बाकी सारी चीज़ें अपने चैम्बर पे कंफर्ट जोन में बैठ कर तैयार की होती है। यही चीज़ होती है कि अगर जज साहब के सामने हमने क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है तो फिर वैल्यू कुछ और बढ़ जाती है, अगर किसी एहलकार के सामने लिखते हैं तो फिर और सूरत और होती है। इसके लिए आपको स्पेशली तैयारी करनी है, क्योंकि यही आपकी काबिलियत, आपकी अहलियत, आपकी मेहनत जो कि आगे ज़ाहिर नहीं होती, इसके मुताबिक ही आपको मिलती है। ये आर्टिकल 133 कानून शहादत के जो है वो इसके साथ रेलिवेंट है। इस हवाले से कानून शहादत जो है एक ऐसी चीज़ है जो सिविल प्रैक्टिस में भी, जो क्रिमिनल प्रैक्टिस में भी, दोनों जगहों पे आपके लिए लाजमी है। आप सिविल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके साथ कानून शहादत के आर्टिकल साथ साथ चलते हैं। अगर उनके आप डायरेक्ट नहीं है या आपको उनका अंदाज़ा नहीं है, फिर आप केस पे सही तरह से ग्रिप नहीं ले सकते। सर क्यूएसओ में कह रहे हैं इसमें जजमेंट्स आई हो, कहते हैं कि फैमिली कोर्ट नॉट बाउंड बाय कानून शहादत ऑर्डिनेंस उसकी जो भी है, तो आप यहाँ पे भी वो बता रहे हैं, मतलब ये किस हद तक होता है, हो सकता है मुकम्मल क्यूएसओ अप्लाई नहीं, तो मतलब आप बता रहे हैं क्रॉस कुछ चीज़ें तो हम क्यूएसओ वाली लेके जा रहे हैं। इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन वाली जो है ना सर, 132 से स्टार्ट होती हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से। एग्जामिनेशन इन चीफ हो गई जो कि हम अपनी पार्टी से कराते हैं बयान, दूसरा उस पर अपोनेंट काउंसिल करते हैं, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन 133 के था, या लीडिंग क्वेश्चन के हवाले से है 136 यूएसओ है। इतनी हद तक तो एप्लीकेबल इसमें है। बाकी इसमें इस वजह से इसको टिपिकल रखा गया है ताकि प्रोग्राम में की इसमें लिटिगेशन ना हो,
पार्टीज को ज़्यादा इसमें वादा ना करना पड़े। सिगरेट के हवाले से मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि उस हवाले से सिगरेट का मैंने पहले भी कहा है, उसमें ज़्यादा एप्लीकेबल है ये चीज़। इन चीज़ पे ग्रेप होगी तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, और किस तरह से करना है, किस तरह बिहेवियर रखना है, किस तरह एटीट्यूड हमें रखना है, इन सारी चीज़ों को इसमें डिटेल से बताया गया है। सर उसमें एक सजेशन है मेरी, कोर्ट में भी ना मैंने एक जजमेंट्स पढ़ी थी, उसमें उन्होंने लिखा था क्यूओस क्योंकि अप्लाई तो नहीं होता, फैमिली को बाउंड नहीं है जी उसमें उन्होंने वो दावा था कि जो है ना वापसी सामान जहेज वगैरह का। जी जी इसमें उन्होंने डिग्री में ही अपना फैसले में उन्होंने ये लिखा था कि भी ये जो चीज़ है, मिसाल उन्होंने कहा था कुछ 7-8 लाख के करीब या 3 लाख जितनी भी थी, कि भी ये जो है ना नॉर्मल चीज़ें हैं जो हर जो है ना एक माँ होती है या हर जो बाप होता है वो हर अपनी बेटी को दे देती है। बाकी उन्होंने उसमें कोई एविडेंस होता है ना कोई चीज़ होती है, उसी बेस पर उन्होंने वो डिग्री कर दी कि साथ दे देती, इसी वजह से ये चीज़ कि मैं डिग्री कर रहा हूँ। क्या ये जो है ना एक नेचुरल जो है उसमें होते हैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं ये चीज़ें जो है। देखिए, जो जज है फैमिली सूट्स के हवाले से, जो बेसिक ना इसमें यही है कि जो मैं अदालत में अलेज करूँ, जैसे मैंने पहले स्टार्ट में अर्ज किया था कि जो चीज़ मैं अलेज करता हूँ मुझे वो साबित करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर खातून आगे दावा जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने आगे 9 लाख का कह दिया कि मेरा सामान जहेज था। पहली बात तो ये उसके आर्टिकल जो भी हैं उसमें कानून बेसिक यही है कि उसके तमाम रिसीट्स हों, जहाँ से आपने खरीद किए हैं उन आदमी को बताओ, उसमें PW है या DW है वो पेश करें, उनकी एविडेंस आ जाए, और वो रसीद जो भी हैं उनकी एविडेंस में ही एक्सपेक्ट हों। एक्सपेक्ट जानते हैं ना, आर्टिकल ये है आर्डर 13 CPC का, उस हवाले से। लेकिन अदालतें इसमें देखती यही है कि आम हम मुख्तलिफ केसेस हैं इस पर। एक कंसेप्ट ये है कि चाहे बाप अमीर हो चाहे गरीब हो, अपनी बेटी को अपनी हिसाब के मुताबिक जरूर कुछ ना कुछ देता है। दूसरी चीज़ फिर उसी में जस्टिस लिखते हैं कि अगर आपने जो चीज़ अलेज की है उसको प्रूव करने के लिए ओनर्स टू प्रूव बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है। आप जितना भी कहते हैं उसको साबित करें। अगर जो चीज़ आप साबित नहीं कर पाते या कोई इशू आपने उठाया है और उस पर एविडेंस आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए, एविडेंस प्रोड्यूस किया है लेकिन इतनी वीक टाइप है कि अदालत उस पर रिलाई नहीं कर सकती, तो ऐसी सूरतों में फैसले हो जाते हैं उसमें। ये चीज़ है असल में। तो मतलब वैसे जिस तरह फौजदारी में होता है ना, वो कहते हैं कि डाउट हमेशा जो होता है ना अक्यूज की फेवर में जाता है। वो यहाँ डाउट पे वाली भी बात है। यहाँ पे मतलब होता तो डाउट है, वो कहते हैं भी दिया होगा या नहीं दिया होगा, वो हम ये अज्यूम कर लेते हैं भी हर बाप ही दे देता है, मतलब कोई एक तो होगा भी तो जिसने ना दिया हो, एविडेंस नहीं है। जज अजम्पशन प्रिजम्पशन में मतलब प्रिजम्पशन के बेस पर प्रिज्यूम करते हैं कि इस ये बाप या ये माँ ने जो है ना इसने भी दी होगी, तो इस वजह से हम डिग्री कर रहे हैं। क्या ये प्रैक्टिस सही है कि ये मतलब ये जो डिग्री हो रही है आपके ख्याल में क्या है? नहीं, डिग्री आजकल ऐसे नहीं हो रहा है। अगर इस तरह से कोई है तो वो बहुत ही लिमिटेड स्कोप में है, बहुत कम केसेस करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अगर दावा किया है समान जहेज के हवाले से, हक और महल के हवाले से, मैंने दावा किया था कि 20 लाख का मेरा बनता है उसके खिलाफ, मुद्दई के खिलाफ, मेरा सामान उसके पास मौजूद है। ऐसा अगर किया जाए, मैं कोई प्रूफ भी नहीं देता, कोई उसमें गोल्डस्मिथ भी नहीं लेके आता, मैं कोई दुकान वाला भी नहीं लेके आता, रसीद भी मैं पेश नहीं करता, तो फिर अदालतें लिमिटेड स्कोप में आ जाती हैं। 1 लाख का 50,000 का इतना तो तकरीबन मेरे ख्याल में हमारे माशरे में सोसाइटी में चल रहा है। इस वजह से इन पर पाबंदी भी नहीं है फैमिली कोर्ट्स के हवाले से। इनको टाइम दिया गया फैमिली कोर्ट के हवाले से सिर्फ 6 मंथ, ताकि जो भी केस है जो भी सूट है लेकिन 6 मंथ को करना, ताकि इसमें ज़्यादा प्रोग्राम लिटिगेशन बिटवीन द पार्टीज में क्लियर होगी बात भी। इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से मैं अर्ज कर रहा था, उसके लिए खसूसी तैयारी और वक्त के साथ साथ जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, जितनी आप टेस्ट वगैरह पढ़ते हैं, या किसी सीनियर्स की क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है आप उसको फॉलो करते हैं, तो इससे ये चीज़ मज़ीद साफ सुथरी हो जाती है, आप उसमें महर भी हो जाते हैं, आप सीख भी जाते हैं, पॉलिश हो जाते हैं। सर इसमें थोड़ा सा ये बता दें कि प्रैक्टिकली कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम सहारा ले सकते हैं जिससे जो है ना क्रॉस बंदे की बेटर हो सकती है, इसमें आप सजेशन दे सकते हैं कि नया आने वाला जो है ना कौन कौन से स्टेप्स ले लें जिनसे उनकी जो है ना क्रॉस बेटर हो सकती है। मटीरियल मतलब कहाँ से हो सकता है बंदे, वैसे तो होती तो जैन की एक तरह ही है कि भी यार केस के हिसाब से यार बंदे ने पूछना होता है कि ये पूछना है, लेकिन फिर भी बेनिफिट कहाँ से होता है? इसमें हमारे अपने पे डिपेंड करता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना है, भाई का कितना कम्युनिकेशन स्किल है, इनके कितना ग्रेट है कम्युनिकेशन स्किल पे। कम्युनिकेशन स्किल से मुराद मेरी वो सलाहियत, मैं अपने ख्यालात, मैं अपने आइडियाज़ इंतहाई करीब वक्त में, इंतहाई इख्तिसार के साथ, बहुत से अल्फाज में मैं आपके जहन में बिठा दूँ और आपको इस हद तक कैद कर लूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ आप समझते हैं। ये है कम्युनिकेशन स्किल का खुलासा।
अब हर आदमी की अप्रोच अलग-अलग है, मेरी अपनी है, भाई की अपनी है। इस लिहाज से एक बात है, एक बात सीधी सीधी सी है, लेकिन एक आदमी उसको इस अंदाज से पूछ लेता है कि दूसरे को उसमें फंसा लेता है, ट्रैप कर लेता है। बेसिक चीज़ हमारी वही है कि जो हमारी ड्राफ्टिंग है, हमारी या रीडिंग है, उसकी बेस पे हम देखते हैं कि हमने ये चीज़ साबित करनी है। मैंने साबित करना है कि 5 तोले दुल्हन के दूल्हा के घर में मौजूद है, जो मेरा डिफेंडेंट है। मैंने किस तरह से वो साबित करना है, एक नहीं, इसमें मुख्तलिफ सवाल आ सकते हैं। हर आदमी की मेंटल अप्रोच ग्रेट इसमें डिफरेंट है। जिस तरह से आप उसको क्लियर करके, उसको ट्रैक करा के ये पूछ सकते हैं आपसे। इस तरह मैं आपसे आज करता चलूँ, एक फौजदारी केस में मैं पेश हुआ था बेल, मैं बिल्कुल जूनियर था, मेरे 1 साल हुआ था। मेरे मुकाबले में 2.5 सीनियर मोस्ट कौंसल आ गए थे। उस वक्त आजम जवेद साहब यहाँ पे जो एडिशनल बैठे हैं, सिविल जज मजिस्ट्रेट थे। वहाँ पे जो एट्रीब्यूशन थी उससे वो थी कि छोटे के पार किया गया है, जबकि एमएससी हमारी जो आई थी उसमें शार्प दिखाया उन्होंने। कितना फर्क है, प्लांट वेपन का हो गया, दूसरा शार्प मेरा एमएससी में आ गया। जिस वक्त मैं आर्गूमेंट्स में वहाँ खड़ा था, स्टार्ट में ही मेरे फादर कौंसल ने कहा कि जो एट्रीब्यूशन एमएससी में है वो मुझे एट्रीब्यूट ही नहीं है, मेरे खिलाफ कोई जारी नहीं है। आजम जवेद साहब जितना आज हैं इससे पहले डबल थे स्पीड में। उन्होंने मुझे कहा पहले ये पेड़ क्लियर कर दे, आगे चलते हैं। नहीं चलता तो नहीं चलता। मैं सर यही चीज़ है, यही छोटा था। इसमें मसला सिर्फ ये है कि ये देहाती आदमी हैं, देहात में रहने वाले हैं, वहाँ पे लड़ाई हुई है, उन्होंने छोटे का ही बात किया था। फिर उन्होंने कहा कि शार्प वेपन के साथ एमएलसी क्यों आ गई। मैं सर मसला ये है कि देहात में जो लोग रहते हैं वो अपने छोटे पे डंडे पे शाम लगाते हैं, लोहे की पतरी लगाते हैं ताकि वो मजबूत हो। जिस वक्त तो लड़ाई थी, हो सकता है कि वो पतरी जो छोटे पे लगी थी उसका कोई अजीब ना हुआ हो, वो ही लगा हो तो उसके बाद शार्प आ गई। उसने कहा जी साहब, मलिक साहब, उन्होंने फैसला फरमा दें। वो उनकी बेट जो है खारिज हो गई थी, मैं जीत गया था। ये कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, कुछ आपकी मेहनत से निकलती हैं, कुछ आपके असाजा की मेहनत से निकलती हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं, फिर हम लोग गलतियाँ करते हैं अपनी प्रैक्टिस में। उन गलतियों से हम सीखते हैं, उनको हम इग्नोर नहीं करते। कभी भी हारने के बाद दिल नहीं हारना, जरूरत रखनी है, ठीक है मैं हार गया, अगर कोई और तो वो भी हार जाता। इसने किसी ना किसी कौशल को एंगेज तो करना था। कलेक्शन ऑफ मिस्टेक्स इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। जैसे हौसला नहीं हारना। जो भी सूरत है, एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैंने मेहनत करनी है, जिससे मैंने 2 पैसे लिए हैं उसको इसके हलाल बनाना है अपने पैसे के लिए। मेहनत के बलबूते पर मैंने ये चीज़ कोशिश करनी है। आप गारंटी की अपनी मेहनत ही देते हैं बैंक को। आपने कभी ये गारंटी नहीं दी कि मैं ये जीत कर ही आपको पेश दूंगा, क्योंकि आपके पास में भी नहीं है, आपके अख्तियार में भी नहीं है, आपके जुरिस्डिक्शन में भी नहीं है। आपका काम ओनली सिर्फ टू असिस्ट द कोर्ट है, या आप कितने अच्छे अंदाज से अपने केस को क्लीन करते हैं वो अदालत में पेश करते हैं। अगर आप अच्छे अंदाज से केस क्लीन कर गए, अदालत मुतमईन हुई या ना हुई, आपकी वो मेहनत ज़ाय नहीं होगी। आगे वाले मराहल में, आगे वाले लिटिगेशन में आपको वो फायदा देगा। इस तरह क्रॉस एग्जामिनेशन पे, प्लीडिंग्स पे आपने कोशिश करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें कंपोनेंट पार्ट आ रहा था, जो कि मेजर आज के सेशन का है, वो था आर्गूमेंट्स, हाउ टू आर्ग्यू। इसके लिए पहली और बेहतरीन चीज़ जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल है। आप अपनी बात कितने अच्छे अंदाज से, लॉ के हवाले से, फैक्ट्स के हवाले से, नेचुरल जस्टिस के हवाले से कितने अच्छे अंदाज से मुख्तसर अल्फाज में अदालत को बताते हैं और कायल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कहा यही जाता है कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ इट। जितना आप इख्तिसार के साथ मुफस्सल और जामे बात करते हैं, उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, उतना आप कामयाबी की तरफ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सेरेमनी हो रही थी हमारी मौजूदा काबीना की। हमजा रफीक साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने, आप भी मौजूद थे, बाकी दोस्ती रकम मौजूद होंगे, उन्होंने कमाल की बात की थी हमारी प्रैक्टिस के हवाले से कि किसी भी कामयाब वकील बनने के लिए, किसी भी वकील के लिए इब्तदाई बहस हो या फाइनल बहस हो, तो उसके पहले 3 से 5 मिनट बहुत अहम होते हैं। अगर आप उन 3 से 5 मिनट में जज साहब की इंटेंशन लेने में कामयाब हो गए और अपने केस के जो मेजर पार्ट्स हैं
या जो चीज़ आपकी देश कर रही है उसके जीतने के हवाले से उसके जहन में आपने बिठा दिए तो आप सक्सेसफुल हैं। जितनी तवाला से आप लेते जाएंगे मामले को उतनी उनके जहन से बातें निकलती जाएंगी। अपना मौक़िफ़ जो आपने साबित किया है उस हवाले से जो प्रूव किया है इंतहाई करीब वक्त में मुफस्सिल और जामे तौर पर अगर वो कम्युनिकेट कर जाते हैं तो आप कामयाब हैं। इसके हवाले से पहले यही है कि फाइनल आर्गूमेंट्स करने से पहले इसमें दो इसमें भी अक़साम है इसकी आर्गूमेंट्स के हवाले से। एक इसमें आ जाते हैं रिटन आर्गूमेंट्स। कुछ अदालतें खासतौर पर ये प्रैक्टिस सिविल कोर्ट्स में बहुत कम है, सेशन कोर्ट्स में बहुत कम है, रेवेन्यू कोर्ट्स में ज़्यादातर है, क्योंकि उन लोगों के पास टाइम भी नहीं होता, तो टाइम देते भी नहीं है। वो कह देते हैं कि रिटन आर्गूमेंट्स लेकर दो, वो हम लेके दे देते हैं वहाँ पे। दूसरे वर्बल या ओरल आर्गूमेंट्स हैं। इसकी तैयारी करने के लिए आपको आपके पास अपनी प्लीडिंग्स पूरी हों, अपोनेंट काउंसिल की जो प्लीडिंग्स हैं वो पूरी हों, आपकी एविडेंस जो आपने अदालत में की है, कोलैबोरेटरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो आपके पास पूरी मौजूद हों। इसी तरह अपोनेंट काउंसिल ने जो एविडेंस कराई है वो आपके पास मौजूद हो और डॉक्यूमेंट जो उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं वो मौजूद हों। इसके साथ साथ जो हालिया सुप्रीम कोर्ट ने या अदालत आलिया ने फैसले किए हैं और आपके केस में वो फिट आ रहे हैं वो भी आपको अगर मिल जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ये सारे जिस वक्त आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप अपनी ज़ात में एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे कि मेरे पास मटेरियल है। जिस तरह एक आर्मी मैन के पास अगर असला हो, पुलिस वाले के पास गन हो, वो आपको सिक्योर महसूस करता है। इसी तरह एक वकील भी अगर उसके पास बुक्स हैं, उसके पास नॉलेज है और उसके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं या एविडेंस है तो वो भी आपको एक मजबूत तस्वर करता है। ये चीज़ें जिस वक्त हों तो फिर इसकी आप तसल्ली से बैठ कर एक चाहे तरीक़ के साथ बना लें। जिस वक्त आप अदालत में पेश होते हैं पहले आप अपना मौक़िफ़ जो है अपने केस में ब्रीफली तौर पर वो बता दें कि मेरा सर इसमें ये मौक़िफ़ था, ये चीज़ थी, इस हवाले से मैं अदालत में आया हूँ और इसके बाद मैंने इसको साबित करने के हवाले से फलां गवाह पेश किए हैं जिनकी एविडेंस ये चीज़ आई है और मेरे मौक़िफ़ मेरे प्लीडिंग्स की वो कोलैबोरेट कर रही हैं और अपने मौक़िफ़ को मैंने साबित करने के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स हैं एग्जिबिट फलां वो लगाए हैं। ये एग्जिबिट लगाने का जो इसमें सिलसिला होता है इसमें आर्डर 13 रूल 4 है इसका एग्जिबिट के हवाले से वो चीज़ आप बता देते हैं। इसके बाद आपने अपोनेंट काउंसिल की जो प्लीडिंग्स हैं वो उसमें से जो वीक पॉइंट्स हैं जो आपको फेवर कर रहे हैं उनको आप मेंशन करें। उसके बाद आपने उनकी एविडेंस में अगर कोई गलतियाँ हुई हैं तो वो पॉइंट आउट करेगा कि ये इनकी गलतियाँ हुई हैं। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने जो पॉइंट्स गेन किए हैं उनके मैटर को या उनके मौके को आपने शेयर किया है, उनमें जितना डाउट्स पैदा किए हैं वो अलग-अलग तौर पर हाईलाइट करते बताते जाएंगे। इस तरह से जिस तरह होगी ये पूरी आपकी डिटेल भी हो जाएगी और इसमें जामे भी है। सर इसमें आर्गूमेंट्स में बेसिकली जो इश्यूज फ्रेम किए हैं उसी तक महदूद रह सकते हैं। बेसिकली बेस्ट वे क्या है उसमें आर्गूमेंट जो है ना वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज तक ही है बेटर है जो उनको एक करके बताएं या उसमें जो ओवरऑल तमाम चीज़ें बाकी डिस्कस कर सकते हैं। आज से 10 साल पहले जिस वक्त यहाँ पे प्रैक्टिस थी वो कुछ डिफरेंट थी। उस वक्त जो सिविल जजेस थे वो यही चीज़ कहते थे जो आपका सवाल है कि आप इशू वाइज इस पे आर्गूमेंट्स करें। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि इशूज़ वाइज आपको एक चीज़ ढूंढनी पड़ती है, करनी पड़ती है। आजकल वो प्रैक्टिस में नहीं, आपने भी देखा होगा आजकल एक सलीस अंदाज में यहाँ पे बहस की जाती है। अगर उस तरह से आप कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो उसमें आपकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपने देखा इशू मेरा नंबर 1 था, उसमें मुझे ये इशू था कि मैंने ये चीज़ साबित करनी है। उस हवाले से आपने अपनी एविडेंस में जो चीज़ लेके आए हैं आप वो बता देते हैं तो वो क्लियर हो गया आपका। इसी तरह अपने जितने आप पे ऑनर्स टू प्रूफ था इशूज़ के हवाले से वो आपने एक करके उनको इन डिटेल बता दिया, वो क्लियर हो गए। अब आपने दूसरे का हिसाब लेना शुरू कर दिया कि सर इन इशूज़ का ऑनर्स टू प्रूफ मेरे अपने पार्टी पे था और इस हवाले से मैंने इनके इशूज़ को इस तरह से मैंने डैमेज किया है, क्रॉस एग्जामिनेशन में शेक किया है, ये कंट्राडिक्शन आई। वो एक मुश्किल है थोड़ा सा, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, मेहनत भी थोड़ी सी डबल करनी पड़ेगी, लेकिन कामयाबी के चांस ज़्यादा हैं उसमें।
दूसरा इसमें लीगल इथिक्स के हवाले से है, क्योंकि वो भी हमारे टॉपिक का हिस्सा है। लीगल इथिक्स के हवाले से पहली बात तो ये है कि हमारे अखलाक अपने अपोनेंट कौंसल के साथ, अपोनेंट पार्टी के साथ, जो भी है अदालत में मुलाजिम है जहाँ है, उसके हवाले से हमें करना है कि हमें पॉजिटिव ही रहना है। क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक भी यही था कि हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे हैं, तो आपने यही फरमाया कि क्या आपने कुरान की नहीं पढ़ा, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। पहली बात वही है, वो आपकी कामयाबी में एक कलीदी रोल अदा करती है। दूसरी बात इसमें है एहतराम अदालत का, क्योंकि हमारी ड्यूटी है कि हमने सिर्फ अदालत को असिस्ट करना है, डिक्टेट नहीं करना। हमारा जो मामला है हमने उस असिस्ट के हवाले से जाना है, उनको ये बता देना है। किसी भी स्टेज पे हम ये महसूस करते हैं कि अदालत और पार्टीज़ में से हमें किसी एक का चूज़ करना है, या लूज़ कर रहे हैं कोर्ट को या क्लाइंट को, तो सीनियर्स ने हमें तकरीबन बताया यही था कि आप क्लाइंट को लूज़ कर दें, कोर्ट को ना करें। फलाने साहब का अपना होता है अच्छा ठीक, कोर्ट को हमें ओबे करना, उस हवाले से चलेंगे। मैं शुरू में अपना साथ साथ बताता भी जुनूँ, एक मजिस्ट्रेट साहब थे, मेरी सपोर्ट आ रही थी मोटरसाइकिल की। छोटे छोटे केसेस आते हैं शुरू में, बड़े केस आते नहीं हैं। 2-3 बार मुंशी मेरा गया, लेकिन वहाँ पे कोई रिपोर्ट थाने से नहीं आई थी। मैं थोड़ा सा रैश हो गया, पार्टी ने भी कहा सर 3 चक्कर लगा लिए, लोग आते जाते हैं, लोगों काम हो रहे हैं, आप बैठे मेरा काम नहीं हो रहा। मैं भी थोड़ा सा नहीं आता, मैं भी जज्बात में आ गया उस वक्त, आप तो आराम आ गया मुझे। मैं चला गया सर, जज साहब के मैं सर इतना घुट वाला इशू मामला बना दिया आपने उसको। जज साहब भी गुस्से में आ गए, मैं भी थोड़ा सा बोलता रहा। उसने कोशिश की कि किसी स्टेज पे मैं माजरत कर लूँ, मैंने भी तहिया कर रखा था कि माजरत नहीं करनी है। उसने कहा ठीक है, आज छुट्टी नहीं है सर, मोटरसाइकिल मैं थाने से मंगवाता हूँ, रोड पर यहीं पर रखिए, आपकी दरख्वास्त रखिए, टैली करते हैं इसमें चेसिस नंबर, इंजन नंबर, सारी चीज़ें। मैं कहा ठीक है सर। वो सारी चीज़ें आ गई सर। थोड़ी देर के बाद मोटरसाइकिल भी आ गया, मेरी फाइल भी थी, रिपोर्ट भी आ गई। जो मेरा मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हुआ, मोटरसाइकिल सपोर्टदारी तो मिल गई। उसके बाद मेरे 5-4 केस हो गए, और मुझे आज तक याद नहीं है कि वो क्लाइंट कौन था, कहाँ का रहने वाला था, मुझे उसमें नुकसान उठाना था। इस लिहाज से अदालत का एहतराम भी करना है, और ख़ास से ज़्यादा अपने दोस्त जो कुलीग हैं, क्यों हमारे किसी के साथ दुश्मनी नहीं, हम तो भाई हैं। रोज़ टाइम पे जिस वक्त खड़े हैं एक दूसरे के मुखाले में, बाद में आकर चाय भी पीते हैं, गपशप भी करते हैं। दूसरे काउंसलर भी एहतराम करना है, अपने पार्टी भी वही हमारे पाकिस्तानी हैं, मुसलमान भाई हैं, उनके भी हकूक़ हैं, उनके साथ भी बदतमीज़ी के साथ या गुस्सा नहीं करना, ज़्यादा काम नहीं करना। हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपके रवैये से, आपके बिहेवियर से, आपकी मेहनत से वो मुतासिर होकर आपके पास भी आ जाए, हमारे पास भी आते जाते रहते हैं। इस लिहाज से ज़्यादा अपना कम्युनिकेशन के स्किल क्लियर करें, लॉ के हवाले से लॉ स्टडी करते रहें, टाइम बनाएं स्पेशली, क्योंकि प्रैक्टिस के अगली 2 साल जो होते हैं इसमें टाइम मिलता है आपको स्टडी करने के हवाले से। 3 साल के बाद आपका एक माइंड बन जाता है, हर केस के हवाले से एक अप्रोच तक आप जाकर फैल जाते हैं। उसके बाद पढ़ना दिल नहीं करता, बेल आ जाए, सुपुर्दारी आ जाए, दावा सिविल का आ जाए, फैमिली का आ जाए, बैठे बैठे हम लिख लेते हैं। लेकिन अगर आपकी लॉ पे ग्रिप है तो आपने आगे तक चलना है, थोड़ा सा टाइम, 1.5 घंटा 2 घंटा इसको लाजमी देना है। ख़ास तौर पर अगर डाइजेस्ट हैं, आपके सीनियर्स के पास हैं, वहाँ नहीं है तो अज़हर साहब के पास आ जाया करें, यहाँ बुक्स हैं। इनको जिस वक्त पढ़ते हैं तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिल जाती, क्योंकि आप उनके पढ़ते हैं मुख्तलिफ वकला साहबान के जो इसमें ब्रीफ है वो मिल जाते हैं आप, इस तरह आपकी ग्रिप उसमें भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। मेरे ख्याल में इतनी ही था इसमें आज के टॉपिक के हवाले से। राना नासिर साहब भी आए बैठे हैं। उम्मीद है कि आज का जो मेरा मैसेज था या जो मेरा एक्सपीरियंस था या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो यही था। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप मेहनत करें, मुस्तक़बिल आपका है, आप हमारी बात का मुस्तक़बिल हैं। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।